दिल्ली में मंडरा रहा है जानलेवा खतरा। फिजाओं में घुल चुका है जहर। आसमान में सिर्फ धुंध नहीं, आपको बीमार कर देने वाली धूल भी दस्तक दे चुकी है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्ली एनसीआर में स्मोक और फॉग का कहर स्मॉग के रूप में टूट रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्मॉग में लिपटी दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। दिन में छाने लगा अंधेरा, धुंध और धूल से भर गया आसमान। स्मॉग से ढक गया इंडिया गेट, धुंध से ढक गया महामहिम का घर। हाथ को हाथ न दिखे, साथ को साथ न मिले। दिन रहते जल उठे गाड़ियों की हेडलाइट। दिल्ली एनसीआर में धुंध और धूल के कॉकटेल ने अब कुछ ऐसा ही हाल बना दिया है। सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के लोग जब जॉगिंग के लिए घरों से बाहर निकले तो सामने खड़ी थी स्मॉग की चुनौती। धुंध और धूल के बीच विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ये सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन जैसा हो रहा है। सब लोग गॉगल इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। इतनी उम्मीद नहीं थी कि स्मोक की वजह से इतना तकलीफ होगी। इतनी दिक्कत है कि बिना गॉगल के यहाँ पे चल नहीं सकते। सर्दियों की दस्तक के साथ ही स्मॉग की समस्या बेहद बड़ी होती जा रही है। सीपीसीबी एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पिछले करीब 24 घंटे में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 448, गाजियाबाद में 475, गुड़गांव में 368, फरीदाबाद में 409 और नोएडा में 468 रहा। दिल्ली एनसीआर की फिजाओं में घुला जहर आपको बीमार कर सकता है। हालात इतने खतरनाक हैं कि मैंने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। जब तक ये लेवल 200 से कम नहीं आ जाता तब तक नो वॉकिंग एज मच एज पॉसिबल ऑन द रोड्स। ऑड एंड इवन चालू करो और इमीडिएटली लोग गाड़ी को पूल करें। जहां पॉसिबल है कि घर से बाहर ना निकले तो ना निकले। हालात गंभीर हैं और जल्द ही इससे निजात मिलती भी नहीं दिख रही। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों तक संकट बना रहेगा। या तो कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो, बरसात हो या हवाओं का दौर तेज हो जाए, उस केस में ही सुधार हो सकता है। जाहिर है स्मॉग अब सिर्फ संकट नहीं, इमरजेंसी बन चुकी है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके गैस चैम्बर में तब्दील होते दिख रहे हैं और ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि आप भी सावधानी बरतें। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव और सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज नेशन। और हालात की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक सब सख्त हो चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर साल की कमोबेश यही स्थिति दिखती है, यही तारीख है, यही स्थिति है और वही घिसी पिटी बातें हैं। एनजीटी ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए कहा है। 9 नवंबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कराने का आदेश दे दिया गया है। एनजीटी ने प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल को लेकर भी एक चेतावनी जारी की है और उनको रोकने का आदेश दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, तीनों एमसीडी को निर्देश दिए गए हैं कि वो प्लास्टिक बैन को सुनिश्चित करें। इस बीच जीपीसीए ने प्रदूषण के संकट से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए आदेश दिए हैं। दिल्ली मेट्रो को अगले 10 दिन तक किराया कम करने के लिए कहा है। पीक आवर में खासतौर पे अतिरिक्त बोगियां लगाने के आदेश दिए गए हैं कि ट्रेनों में अतिरिक्त बोगियां लगाई जाएं ताकि लोग जो हैं मेट्रो का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मेट्रो के फेरे बढ़ाने के लिए भी ईपीसीए ने कहा है ताकि लोग जो हैं गाड़ी का इस्तेमाल कम करें, प्रदूषण में थोड़ी कमी आए। पार्किंग शुल्क 4 गुना इजाफा करने के आदेश दिए हैं। डस्ट पोल्यूशन मानकों का उल्लंघन करने वाले रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के साथ भी सख्ती बरती जाएगी। मानकों का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि आप हर साल कम बेश इसी तरह की स्थिति आती है और यही सब बातें आप कहते हैं, पूरे साल आपको होश नहीं रहता है कि दिल्ली एनसीआर में आखिर क्या स्थितियां बन रही हैं, क्या कानूनों का सही तरीके से पालन हो भी रहा है या नहीं। सीएनडी वेस्ट जहां पड़ा हुआ है वहां पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने की बात है। दिल्ली में बहुत सी जगहों के ऊपर और नजदीक NH24 पर सड़कों का निर्माण हो रहा है, बहुत सी मिट्टी पड़ी हुई है, उनके ऊपर भी सीएनडी वेस्ट के मुताबिक 5 लाख रुपए तक
फाइन लगाने की बात हमने कही है, अगर उन्होंने डस्ट को कैच करने का या डस्ट कंट्रोल करने के उपाय नहीं किए गए तो। बड़ी हास्यास्पद बात है कि तमाम एजेंसियों को दिल्ली और उसके आसपास, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की धूल हो या फिर प्लास्टिक हो या फिर कूड़ा कचरा हो या आसपास के गांव की पराली जलाने की दिक्कत हो, जो कि अभी जल भी नहीं रही है, ये तमाम दिक्कतें तब दिखती हैं जब दिल्ली पर बादल मंडराते हैं खतरे के, स्मॉग के, तब उनकी आंखों पर जमी हुई परत जो है वो निकलती है। इसका मतलब सीधे सीधे ये है, कोई भी समस्या को गंभीरता से लेता नहीं है। लेकिन अब सख्ती का ढिंढोरा जरूर पीटा जा रहा है। दिल्ली सरकार हमेशा की तरह से स्कूल बंद करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार भी कुछ कड़े कदम उठा सकती है, इस तरह की सुगबुगाहट हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि स्थिति ज्यादा गंभीर है। आखिर क्यों दिल्ली एनसीआर को गैस का चैम्बर बनने दिया गया? केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली के आसपास कमोबेश सभी राज्यों में भी सत्ता में बीजेपी है। फिर क्यों ये समस्या विकराल होती गई? और एक सवाल उस पार्टी से भी है जो खुद को आम आदमी का हितैषी बताती है कि वो ये आखिर ऑड इवन लगाने के अलावा आज तक दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए कौन से कदम उठाएं। और आप अगर दिल्ली एनसीआर में ट्रैवल करते हैं, जरा आप बताइएगा सोचकर कि क्या कभी आपकी गाड़ी का पोल्यूशन चेक हुआ है? अभी आज जो स्थिति है, ये स्मॉग, एक तो आगे इसकी क्या स्थिति की संभावना है और दूसरा ये अभी इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी पूरी रिपोर्ट क्या है, वो दे दें, उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे। नहीं, अभी सारी चीजों पे विचार कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, स्कूल बंद करने से लेके हॉलीडेज पूरे डिक्लेयर करने, जो आप बोल रहे हो। इसे कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। दिल्ली की आबो हवा में जहर घुल चुका है तो हुक्मरान दलीलों से दंगल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों दिल्ली की केजरीवाल सरकार अब तक इस समस्या से आंखें मूंदे रही? केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेना क्या इस समस्या का इलाज है? सवाल ये है कि दिल्ली गैस चैम्बर बनती रही तो केजरीवाल सरकार ने क्या कदम उठाए? साल 2016 में ऑड इवन लगाकर समस्या कम करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन क्या दिल्ली वालों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करवाया गया? दिल्ली की सड़कों पर 11,000 बसें लाने के लिए हाईकोर्ट में हलफनामा देने वाली दिल्ली सरकार के पास अब कुल 4,000 बसें रह गई हैं। पहले दिल्ली में 65% यात्री बसों से सफर करते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा केवल 30% रह गया है। सवाल सिर्फ दिल्ली सरकार पर नहीं, स्मॉग में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के दावों का भी दम घुट रहा है। बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग को देखते हुए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इस मसले पर एक मीटिंग बुलाई है। मौसम में बदलाव आया है, विंड स्पीड, मॉइस्चर और इन सब के कारण ये सच है कि दिल्ली के अंदर इस क्षेत्र के अंदर बदलाव आया है। गाजियाबाद और उस क्षेत्र के अंदर भी, बल्कि गाजियाबाद की स्थिति दिल्ली से भी बदतर है। तो ये बदलाव आया, इस सब में हम सब लोगों को मिलकर, देश को, प्रदेश की सरकारों, आम आदमी को मिलकर इससे जूझना होगा। मोदी के मंत्री अब मीटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी इस समस्या का समाधान खोजने में अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। दिल्ली का दम घोटने में पराली अहम कारण है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों केंद्र सरकार इस पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई? क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पराली जलाने का सिलसिला अब भी जारी है? किसानों को क्यों नहीं पराली जलाने की जगह कोई बेहतर विकल्प दिया जा रहा है? फसलों की कटाई के बाद बचे हिस्से को डिस्पोज करने में जो खर्च आता है, किसान उसे उठाने को तैयार नहीं दिखते, तो फिर क्यों नहीं सरकार इसका कोई उचित समाधान ढूंढती है? मौसम बदलेगा तो हो सकता है कि स्मॉग की समस्या कुछ दिनों के लिए खत्म हो भी जाए, लेकिन ये तो हम सब जानते हैं कि प्रदूषण दिल्ली ही नहीं, देश के लिए कितनी गंभीर समस्या है। ये हालात किसी जंग से कम नहीं, लेकिन तैयारी की कमी साफ तौर पर दिखती है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच अब चुनावी मौसम है, तो ऐसे में दिल्ली के प्रदूषण की हो या फिर गोरखपुर में दम तोड़ते अस्पताल में बच्चों की हो, इन तमाम चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। सबकी चिंता सिर्फ गुजरात का रण जीतने की है। बीजेपी सारी ताकत झोंकना चाहती है, क्योंकि नाक का सवाल है, प्रधानमंत्री का इलाका है। तभी तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म होते होते पार्टी का सारा फोकस गुजरात की ओर शिफ्ट हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अहमदाबाद में मौजूद गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। गुजरात में बीजेपी का महाअभियान, अमित शाह दे रहे हैं घर घर दस्तक। गुजरात की सत्ता पर लगातार छठी बार कब्जा करने के लिए बीजेपी ने गुजरात गौरव महासंपर्क अभियान का आगाज किया और इसकी कमान संभाल रहे हैं खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह।
अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा विधानसभा से डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की। समर्थकों के हुजूम के बीच शाह ने कई दरवाजों पर दस्तक दी, कुछ अपनी कही, कुछ लोगों के मन की बात सुनी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके से डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो है वो डोर टू डोर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डोर टू डोर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संदेश है, जो प्रिंट किया हुआ, वो लोगों को दे रहे हैं और उसमें लिखा गया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 22 साल में गुजरात में विकास किया और बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से नरेंद्र मोदी ने गुजरात सर को सब कुछ दिया। इस दौरान अमित शाह लोगों को एक पर्चा भी दे रहे हैं जिसमें पीएम मोदी का पैगाम है। महासंपर्क अभियान पार्टी के लिए कितना मायने रखता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी के दिग्गजों की धड़कनें भी तेज हैं। वो जनता के साथ साथ ऊपर वाले से भी दुआएं मांग रहे हैं। अमित शाह ने नारायणपुरा के अंबाजी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात का रण जीतने के लिए बीजेपी सारी ताकत झोंक देना चाहती है। अमित शाह के साथ ही दर्जनों केंद्रीय मंत्रियों को भी वोटर्स का मिजाज समझने और बदलने का जिम्मा दिया गया है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान गुजरात के रण में कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते नजर आएंगे। घर घर महासंपर्क अभियान 12 नवंबर तक चलेगा। 50,000 पोलिंग एरिया के वोटर्स से बातचीत का टारगेट रखा गया है। दरअसल गुजरात का चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। यहाँ एक और बीजेपी साल 1998 से चली आ रही सत्ता बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस सियासी तौर पर अहम इस राज्य में सत्ता हथिया कर 2019 से पहले टीम मोदी को बड़ा झटका देने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए कांग्रेस पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को अपने साथ लाने की कोशिश में लगी है, तो वहीं पीएम मोदी गुजरात के लोगों से जातिवाद मानसिकता से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हैतल खत्री के साथ पूर्व पटेल, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। और बात नोटबंदी की, जिसको 1 साल पूरा होने जा रहा है, लेकिन इस पर तकरार थमने का नाम नहीं ले रही। गुजरात चुनाव से पहले एक बार फिर नोटबंदी बड़ा मुद्दा बनेगी। जीएसटी और नोटबंदी विपक्ष का हथियार है, जिसके सहारे मोदी सरकार पर वो जमकर वार कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी पर आज मोदी सरकार पर तीखे सवाल उठाए, तो जवाब देने के लिए तुरंत वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतर आए। साल भर बाद भी नोटबंदी का घमासान। गुजरात चुनाव से पहले तेज हुआ वार पलटवार। ये नोटबंदी हम न करते तो कश्मीर के आतंकवादियों को पाकिस्तान से पैसे किस रास्ते से आते हैं वो कभी पता नहीं चलता। पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है कि नोटबंदी फेलियर है। नोटबंदी पर मची सियासी रार में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। नोटबंदी को संगठित और वैधानिक लूट बता चुके मनमोहन सिंह के शब्दों की धार आप खुद महसूस कीजिए। Poor and the marginalized farmers, traders and the small and medium businesses who suffered the brunt of demonetization, the government chose to inflict on them a badly designed and hastily implemented GST. This twin blow is a complete disaster for our economy. सौम्य अंदाज वाले मनमोहन ने सख्त लहजे में नोटबंदी को नाकाम बताया, तो पलटवार के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा खोल दिया। डिमोनेटाइजेशन ये एक बड़े प्रक्रिया का विचार का एक उद्देश्य था कि भारत को लेस कैश इकोनॉमी, हायर टैक्स बेस, हायर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, मोर फॉर्मल इकोनॉमी, और जिस गति के साथ रीमोनेटाइजेशन किया गया वो अपने आप में उदाहरण था कि पूरे विश्व में इतनी बड़ी करेंसी रिप्लेसमेंट स्कीम इतनी सरलता से इस प्रकार से हुई। पूर्व प्रधानमंत्री ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के तरीकों पर सवाल उठाए, तो वित्त मंत्री ने अपनी दलीलों के बूते सरकार की पीठ थपथपाई। सरकार के पास दलीलों की कोई कमी नहीं। वित्त मंत्री ने नोटबंदी को काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाया गया कदम बताया। इसे सकारात्मक परिणाम देने वाली पहल बताया, तो वहीं नोटबंदी को आतंकियों की फंडिंग पर प्रहार भी करार दिया। कांग्रेस का एक इतिहास था कि उन्होंने कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया ब्लैक मनी के खिलाफ।
जहां तक टारगेट्स का सवाल है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो पाइपलाइन में भी रहते हैं। जैसे जो लोग आइडेंटिफाई हुए, उन लोगों के खिलाफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करना, तो ये तो प्रोसीजरल हैं। लेकिन जो दिशा में हम लोग गए हैं, वी आर मोर देन सेटिस्फाइड। जब ये बलि का बकरा बन के सामने आ जाएगा ना, सबको समझ में आ जाएगी नैतिक स्टेप है। तो क्या हो गया? पनामा पेपर्स का नैतिक स्टेप अभी तक तो हमें नजर नहीं आई। सिर्फ आम जनता का नैतिक स्टेप लेके आप उनके जेब काट के बोले जा रहे हैं। 100 बार कहने से झूठ को सच नहीं बना सकते हैं। अर्थशास्त्रियों और रिसर्चर्स के लिए भी नोटबंदी के असर का आकलन करना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि सियासी पार्टियां वोटर्स को रिझाने के लिए अपने अपने तरीकों से नोटबंदी के जुमले उछाल रही हैं, उसका इस्तेमाल कर रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को इस बीच बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एक लंबा एनकाउंटर चला जिसमें आतंकी मसूद अजहर का भतीजा भी मारा गया। आतंकियों के कब्जे से अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन भी बरामद की गई, जिसे अफगानिस्तान में नाटो सेना इस्तेमाल कर रही थी। तो कहीं ना कहीं दोनों संगठनों के किस तरह से यहाँ पर तार आगे खंगाले जा रहे हैं, इस पर भी अहम जानकारियां मिलेंगी। कश्मीर में आतंक को करारा जवाब। पुलवामा एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। आतंकी मसूद अजहर का भतीजा भी मारा गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सोमवार की रात से शुरू हुई मुठभेड़ जब थमी तो 3 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। मारे गए 3 आतंकियों में तलहा रशीद की लंबे समय से तलाश थी। मसूद अजहर के भतीजे तलहा ने घाटी की कई साजिशों को अंजाम तक पहुंचाया था। साउथ कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत बड़ा ऑपरेशन, जो कि बहुत ही बड़ी सक्सेस मानी जा रही है, में 3 जैश मोहम्मद के मिलिटेंट मारे गए। इसमें मसूद अजहर का नेफ्यू तलहा भी मारा गया है। तलहा बहुत टाइम से वांटेड था, स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में, और फिर शिफ्ट किया था साउथ कश्मीर और कई अटैक्स में मुलविस था। सुरक्षा बलों को पुलवामा के अगलर कांडी इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मौके पर जाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आतंकी घिरे तो गोलाबारी शुरू कर दी। कई घंटों तक चले एनकाउंटर के बाद बहादुर जवानों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। 9 और 10 बजे के बीच में ये सब तीनों मिलिटेंट मार गिराए थे और तकरीबन 12 बजे हमने उस इलाके से डिंडक्ट किया था। हम समझते हैं कि जैसे हमने पिछली जितने भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, काफ़ी शॉर्ट और स्विफ्ट ऑपरेशन था, जिसके अंदर 2 JEM के A++ कैटेगरी को न्यूट्रलाइज किया और एक लोकल मिलिटेंट जो इनको सपोर्ट कर रहा था उसको भी हमने न्यूट्रलाइज किया है। एनकाउंटर के दौरान एक जवान भी शहीद हो गया, जबकि गोलीबारी में एक नागरिक भी घायल हो गया। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के कब्जे से अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन बरामद की। अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन आतंकियों के पास होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आतंकी मसूद अजहर के भतीजे के एनकाउंटर के बाद घाटी में जैश के जाल का पूरी तरह सफाया एक बड़ा चैलेंज है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो भी वहाँ आतंकवाद में इन्वॉल्व है उसको हम जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज कर सकें, और अगर कोई मौलाना मसूद का नेफ्यू है या कोई भी है, हमें तो आतंकवाद से को खत्म करने से मकसद है, चाहे वो किसी मजहब का हो चाहे। सेना के मुताबिक अभी भी घाटी में 100 से ज्यादा आतंकी मौजूद हैं। पुलवामा एनकाउंटर में मारे गए दहशतगर्दों को सुपुर्द खाक करने के वक्त की आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। वीडियो में कई आतंकी राइफल लहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर।